सबसे ज्यादा जो संविधान पे हमला आज तक किया है भाजपा से ज्यादा कांग्रेस ने किया है। बाबू जगजीवन राम जी बनने वाले थे तो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं थी? जब संविधान के आरक्षण के प्रावधानों को बदला गया, क्या संविधान की अवहेलना नहीं थी? जब आपातकाल लगाया गया तो संविधान की अवहेलना नहीं थी? अगर तुम्हें जातीय जनगणना ही करानी है तो सबसे पहले अपने राज्यों में क्यों नहीं कराते? क्या कारण है कि आप ये कहते हो कि नहीं, जब राज हम करेंगे तब हम कराएंगे? संविधान को बचाने वाली सबसे बड़ी एक मजबूत महिला के रूप में मानी जाती है। तो क्या आप लोगों ने कभी बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया का गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया गया? प्रधानमंत्री अगर भारत में बनेगा तो बहुजन का बनेगा। अगर संविधान बदलने का लॉलीपॉप देते हो आप चुनाव के समय में कि जी संविधान बदलने जा रहा है, पहली बात तो ये किसी का बाप संविधान नहीं बदल सकता। इस लोकसभा चुनाव में कोई भी कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार करने नहीं गया, वरना आप बता दीजिए। पहले और दूसरे चरण में वो इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर ये प्रचार करेंगे तो हो सकता है वो भाजपा हार जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं जो बसपा के हैं, सत्य प्रकाश गौतम जी। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू, जय भीम। मोदी सरकार कह रही कि अब की बार 400 पार, इंडिया गठबंधन अपनी बात कर रहा है, ऐसे में बसपा कहाँ है सर? देखिए, जब मोदी सरकार कहती है कि 400 पार, तो ये लगभग 2 हफ्ते बाद या 3 या 4 तारीख के बाद ये कहेगी जुमला था। 400 जुमला था। 400 जो है वो पेट्रोल पार जाने वाला है। जैसे ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी इनसे बचाओ तब बेटी पढ़ाओ। अब देखिए, इनके ही जितने मंत्री हैं, सांसद हैं, अधिकतर लोगों पर रेप के आरोप है। 2500-3000 वीडियोस निकली हैं अभी भाजपा के एक नेता पर। उसके अलावा जब ये बात करते हैं कि अब की बात 400 पार, अरे अगर 400 पार होता तो तुम पहले बताओ कि भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या भाजपा 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 400 सीटों के अराउंड जो है पूरी की पूरी एनडीए चुनाव लड़ रही है। अब दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में लगभग नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगभग 10 लाख लोगों ने सिंगल वोट कास्ट नहीं किया। आपको पता है ये बात? दूसरी बात, आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, जहां पर भी, और कश्मीर में तो चुनाव हो ही नहीं रहा। कश्मीर में तो भाजपा लड़ ही नहीं रही। तो जब भारत के कई राज्यों में भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं रही तो 400 पार कहां से जाएगा? ये एक जुमला है, जो जुमला 4 या 5 जून के बाद में सबको पता लग जाएगा कि ये अपनी जमानत भी बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, जो इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, इस बार जो है संविधान खतरे में है। भाजपा भी कह रही है कि संविधान की सबसे बड़े रक्षक हम हैं। कांग्रेस ने खुद 1977 में आपातकाल लगाया था। बसपा संविधान बचाने का तो खैर उन्होंने उनकी पार्टी की स्थापना ही जो मानवेंद्र कांशीराम जी ने की है तो उस पर की है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक एक सवाल का अगर मैं जवाब दूं कि एक तरफ तो भाजपा को संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया को ये कहा जा रहा है कि संविधान बचाएगी। अच्छा, इंडिया कैसे संविधान बचाएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। बिहार के अंदर जी कृष्णैया के हत्यारे को आनंद मोहन को रिहा किया गया। आनंद मोहन को जो रिहा किया गया उसके अंदर कांग्रेस भी शामिल थी, भाजपा भी शामिल थी, आरजेडी भी शामिल थे, और आरजेडी जो इंडिया गठबंधन के अधिकतर अलायंस उसमें शामिल थे। तो क्या एक शेड्यूल कास्ट की हत्या करने वाले को जब ये संविधान में और वहाँ के कानून में बदलाव करके रिहा करवा सकते हैं तो आप इन पर विश्वास कर सकते हैं? दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के अंदर अधिकतर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा संविधान पे हमला किया है। और अगर संविधान को बचाने की बात है तो क्यों इंडिया गठबंधन के लोगों पर, नेताओं पर के मुंह में दही जम जाती है? क्यों इन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया? बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित अगर ये करते तो हो सकता है कि जो संविधान बचाने की लड़ाई इनके साथ हो सकती थी। परंतु संविधान, अब इंडिया गठबंधन क्या है? अरे ये एक भ्रमजाल है, नूरा कुश्ती है। इंडिया गठबंधन के सारे ही नेता भाजपा के हैं। जैसे कि नीतीश कुमार ने बनाया वो भाजपा में गए, ममता बनर्जी वो भाजपा की, सपा जो है डार्कली मुलायम सिंह यादव कहते हैं मैं जो है प्रधानमंत्री को तीसरी बार जो है वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते। तो आप क्या सांपनाथ और नागनाथ की छोरी जानते हैं? एक हरे नाग हरी घास में काला नाग, एक हरी घास में हरा नाग, तो ये दोनों वो हैं। दूसरी बात, संविधान बचाने की लड़ाई है। सबसे ज्यादा जो संविधान पे हमला आज तक किया है भाजपा से ज्यादा कांग्रेस ने किया है। क्योंकि जब भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री बनने वाला था, बाबू जगजीवन राम जी बनने वाले थे, तो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं थी? जब संविधान के आरक्षण के प्रावधानों को बदला गया, क्या संविधान की अवहेलना नहीं थी? जब आपातकाल लगाया गया तो संविधान की अवहेलना नहीं थी? जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉलेजियम सिस्टम लाया गया, ये संविधान की अवहेलना नहीं थी? क्या पठानी टोला, फूलपुर बातें, खेललान जी और दुलीना झज्जर ये कांड जो हुए, क्या ये संविधान के विरोध में नहीं थे? जब संविधान को बचाने की बात करते तो आपको लगता है कि
आपके हितों की लड़ाई जो लड़ेगा उसको आप संविधान का नाम दे देंगे, और शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, महिलाओं की लड़ाई को आप संविधान बचाने की लड़ाई नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर आपको संविधान बचाना ही है तो आप अपनी बागडोर जो है वो बहन कुमारी मायावती जी, जो कि भारत के अंदर संविधान को बचाने वाली सबसे बड़ी एक मजबूत महिला के रूप में मानी जाती है, तो क्या आप लोगों ने कभी बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया का गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया गया? परंतु वो नहीं होगा, क्योंकि नूरा कुश्ती क्या है, एक तरफ होगी एनडीए, एक तरफ होगी इंडिया। इसका मतलब यह है कि शेड्यूल कास्ट का, पिछड़ों का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, यहाँ राजनीति में कोई योगदान नहीं है। एक तरफ आरएसएस एनडीए है, दूसरी तरफ आरएसएस इंडिया है। अब आप ये कहो कि नहीं नहीं वो तो पूरे भारत में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर ये मजबूती से सारे चुनाव लड़ रहे हैं तो जितने भी दागदार नेता हैं या जो ईवीएम के खिलाफ, क्या इंडिया ने कोई मोर्चा आज तक खोला? अब आप मुझसे एक सवाल कीजिए, उल्टा सवाल कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव में जागती है, बहुजन समाज पार्टी, हाँ, ये आरोप लगता है। हाँ, आप मुझसे सवाल कीजिए। तो भैया ये इंडिया क्यों जाग रही है अभी इलेक्शन में? जब चुनाव आयोग की बात होती है, इलेक्शन कमीशन की बात होती है, बैलेट पेपर की बात होती है, ईवीएम तोड़ने की बात होती है, क्या भारत के अंदर इंडिया गठबंधन ने कोई भी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन ईवीएम के विरुद्ध में चलाया? इन्हें पता है ये नूरा कुश्ती है। 20 साल जो है आरएसएस के इंडिया काम करेगी, 20 साल बाद जो है आरएसएस का एनडीए काम करेगा। तो अब जब बहुजन समाज पार्टी, जी आप तो चुनाव में जागते हो, अरे इंडिया भी तो जाग रही है। इंडिया सिर्फ इस वजह से जाग रही है कि भारत के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के जो रियल हितैषी है, जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, जिन्होंने संविधान के ऊपर एक कानून बदला था, SC ST एक्ट का एक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था कि हम लागू नहीं करेंगे पहले, हाँ नहीं 2018 में हुआ था। उसके अंदर बहुजन समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरे और बहुजन समाज के ही लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी कुर्बानी दी और कानून को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर अंततः सरकार को झुकना पड़ा। तो क्या वो संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं थी? दूसरी बात, जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपना अधिकार मांगते हैं, क्या संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है? और तीसरी बात, जब बैलेट पेपर और ईवीएम की बात है, जो ईवीएम आया है वो संविधान बदल कर आया गया है, उसे संविधान के बिना जो प्रावधान जो है उसमें अमेंडमेंट किए हुए लाया गया है। तो क्या ये संविधान की लड़ाई इंडिया की नहीं है? परंतु इंडिया की लड़ाई क्या है कि जी मीठा मीठा गप गप, फिक्का फिक्का थू थू, प्रधानमंत्री या तो बनेगा एनडीए का या बनेगा इंडिया का। प्रधानमंत्री अगर भारत में बनेगा तो बहुजन का बनेगा, या तो चूड़े का बनेगा, चमार का बनेगा, दानू का बनेगा, भंगी का बनेगा, तेली का बनेगा, तमोली का बनेगा, या उन जातियों का बनेगा जिन जातियों के साथ आप बैठना तब पसंद नहीं करते। संविधान को बचाने की बात है। जब संविधान दिल्ली की सड़कों में चलता है तो कितने इंडिया गठबंधन ने FIR दर्ज कराई, कितना इंडिया गठबंधन ने उनका विरोध किया? अगर उसमें विरोध करने वाले लोग थे वो बहुजन समाज के लोग थे, हमने भी FIR दर्ज कराई। अगर संविधान बदलने का लॉलीपॉप देते हो आप चुनाव के समय में कि जी संविधान बदलने जा रहा है, पहली बात तो ये, किसी का बाप संविधान नहीं बदल सकता। संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाया, और संविधान में इतनी ताकत है कि तुम जैसे कुकुर मुत्ते जो भारत के अंदर संविधान के नाम पर अपनी राजनीति सिद्ध करते हैं, संविधान उनको जवाब देने में और संवैधानिक लोग उनको जवाब देने में आज सक्षम हैं। सर, अभी 24 तारीख को सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ राहुल गांधी आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लाइफ का मिशन है, पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है। हम सरकार में आते के साथ ही जातीय जनगणना करवाएंगे सरकार में आने के बाद, और सभी जातियों के लिए उस तरह से फिर नीतियाँ बनेंगी। तो एक राहुल गांधी जी से निवेदन, एक आप करिए ना कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, सबसे पहले उन राज्यों में जनगणना करा लीजिए। दूसरी बात, जब 70 साल चलो आप नहीं सो रहे थे, कांग्रेस सो रही थी, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसमें जातीय जनगणना का कोई भी बार नहीं है, कल करा सकते हो, सरकार में आने की कोई जरूरत नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में क्या SC ST एट्रोसिटीज नहीं हो रही? जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में कितने हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अपने हैं, कितने उसके चीफ सेक्रेटरी अपने हैं, कितने उन्होंने बिजनेसमैन पैदा किए, कितना वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसका उन्होंने किया, कितने लोगों को इन्होंने हीरो हीरोइन बनाया। आप फिल्में देखते हो, जो हॉलीवुड की फिल्में हैं उसके अंदर एक ब्लैक हीरो बसता है तो एक वाइट हीरो बसता है, वो मल्टी डाइवर्स कॉन्सेप्ट हम उसको बोलते हैं रिजर्वेशन का। अब जब राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं हम जातीय जनगणना कराएंगे, अब जातीय जनगणना करने के बाद में तुम उसे लागू नहीं करने दोगे,
अगर तुम्हें जातीय जनगणना ही करानी है तो सबसे पहले अपने राज्यों में क्यों नहीं कराते? क्या कारण है कि आप ये कहते हो कि नहीं, जब राज हम करेंगे तब हम कराएंगे? तुम वहां तो पहुंच जाते हो। जब तक उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो हर दूसरे दिन माननीय राहुल गांधी और इनकी बहन जो उत्तर प्रदेश में पड़े होते थे, परंतु आज पूरे इस लोकसभा चुनाव में कोई भी कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार करने नहीं गया। वरना आप बता दीजिए, पहले और दूसरे चरण में वो इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर ये प्रचार करेंगे तो हो सकता है वो भाजपा हार जाए। और जब ये बात आप करते हैं कि नहीं नहीं राहुल गांधी जी तो बहुत सीरियस है और उन्होंने सामाजिक आंदोलन में भाग लिया, तो राहुल गांधी जी, मुझे एक सवाल, मैं नेशनल दस्तक के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी राहुल गांधी ने, और सभी मंदिर, सभी मस्जिद, सभी गुरुद्वारों में गए थे। अगर ये एक भी फोटो ये दिखा दे कि मैं बाबा साहब की स्टैचू पे जाके मैंने माला चढ़ाई, तो मैं उस दिन से राहुल गांधी जी का फैन हो जाऊंगा। क्या आप दिखा सकते हैं? क्योंकि ना तो ये किसी बुद्ध विहार में गए, ना ही बाबा साहब की किसी स्टैचू पे माला चढ़ाई, और जो ना तो इन रास्ते में महू नजर आया, ना ही चैत्य भूमि नजर आई, ना ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के स्मारक नजर आए, और ना ही बाबा साहब की स्टैचू नजर आई। अब देखिए ये बात जो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सामाजिक समरसता, आज हमको शेड्यूल कास्ट नहीं है कि आप जो बोलोगे हम मान लेंगे, ना, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारी आंखें, हमारा कान है, हमारा विवेक है, और हमारा नेता राहुल गांधी जब तक नहीं हो सकता जब तक कांग्रेस के अंदर आरएसएस के डायरेक्शन पे राहुल गांधी काम करते रहेंगे। सर, आपका कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो 272 का जादुई आंकड़ा होता है बहुमत के लिए, जिससे प्रधानमंत्री का पद के नजदीक हो जाता है। तो बसपा अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट नहीं लाएगी तो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? देखिए मेरी बात सुनो, बसपा की पॉलिसी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 272 का जो आंकड़ा है वो भाजपा पार नहीं कर रही है। 180 से 225 के आसपास की सीट भाजपा लेकर आएगी। रही बात बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी, तो आपको राजनीतिक इतिहास बता दूं, बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक वोट से केंद्र की सरकार गिरा दी थी। याद है या नहीं है? दूसरी बात, हम जो है साहब काशीराम को मानने वाले लोग हैं, हम जो है मजबूत सरकार नहीं चाहते, हम मजबूर सरकार चाहते हैं। और ये सरकार मजबूर बनेगी, इन्हें जो है हैंडीकैप इस वजह से बनना होगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब क्या बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आ रही है। जो मीडिया पहले चरण से 10 दिन पहले तक बहुजन समाज पार्टी को 0 पर दिखा रही थी, वो पहले चरण पार होते होते 3 पे दिखा दिया और दूसरे चरण में आते होते 12 दिखा दिया। अगर बहुजन समाज पार्टी, जो कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अकेली अपने बल पर लड़ने वाली पार्टी है, अगर उसका 20% भी जीत जाती है, तो मैं बता दूं कि आपको तैयार रहना पड़ेगा ये झेलने के लिए और ये देखने के लिए कि किस प्रकार 2024 के अंदर बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज का पीएम बन रहा है। सर, बात करते हैं आपकी सीट नई दिल्ली पे। 400 सीट का दावा कर रही है भाजपा, तो उसमें कहीं ना कहीं नई दिल्ली की भी सीट आती है, वहां से बांसुरी स्वराज लड़ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, आप ये सवाल बांसुरी स्वराज से पूछिए कि आपके सामने सत्यप्रकाश गौतम लड़ रहे हैं, एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम। और जब से ये हलचल हुई है महकमे में कि सत्यप्रकाश गौतम आए हैं, तो यकीन मानिए कि भाजपा के पूरे खेमे में हलचल मच चुकी है। और नई दिल्ली जो सीट है, नई दिल्ली सीट पर कुछ भी हो सकता है, परंतु मैं ये बता दूं कि बांसुरी स्वराज शायद इस सीट पर नहीं जीतेंगी, क्योंकि हो सकता है उनका मेरे आने के बाद में टिकट कट जाए। सर, एक आखिरी सवाल, कल झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं मौज के लिए नहीं, एक मिशन के लिए आया हूं, क्या कहेंगे? हाँ, मिशन है उसका, कपड़े पहनने का मिशन है, नोटंकी करने का मिशन है, पूरे भारत के अंदर कत्लेआम कराने का मिशन है, लोगों को बहकाने का मिशन है, जुमलेबाजी का मिशन है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मिशन है, रोज नित नए रंग रचने का मिशन है, और पूरी दुनिया घूमने का मिशन है। और इनका मिशन हम जानते हैं क्या मिशन है, परंतु जब मिशन की बात है तो ये मिशन का मतलब इनका कमीशन है। कमीशन का मतलब है कि सभी जो जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें बाहर भेजना, चाहे नीरव मोदी हो या माल्या हो या विजय माल्या हो, या इन्हें छूट देना, इलेक्टोरल बॉन्ड पे करोड़ों रुपए खा जाना। तो ये जो मिशन है ये कमीशन का मिशन है, और वो सही कह रहे हैं। सर, जाते जाते क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे? चुनाव 2 चरणों का मतदान हो चुका है, 5 चरण बाकी है, क्या? देखिए 5 चरणों में अगर भारत की जनता को संविधान बचाना है तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी को जिताना होगा। और बहुजन समाज पार्टी को जिताना इस वजह से भी जरूरी है कि 2024 के अंदर बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बहुजन शेरों को टिकट दिया है। दिल्ली के अंदर मुझे दिया है, बिहार के अंदर जो है शंभू जी को दिया है, और पंजाब के अंदर जो है शायद डॉक्टर रितु की भी बात चल रही है, और कई सारे मिशनरी
साथियों को बहुजन समाज पार्टी ने और इंदु चौधरी को भी दिया है, जो मिशनरी साथी, जो मिशन में दिन रात लगे हुए थे, जिनके पास हो सकता है कि भाजपा से लड़ने के लिए पैसे ना हो, परंतु बहुजन समाज पार्टी ने और बीएसपी ने उन्हें स्टार बनाने का काम किया है, उन्हें नेता बनाने का काम दिया है, उन्हें हक परस्ती की आवाज उठाने के लिए, पार्लियामेंट में भेजने के लिए उन्हें जो है चुनाव लड़ने का जो मौका दिया है। और ये काम पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। तो इस बार आपको बहुजन समाज पार्टी को जिताना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।